कहा गया ना कि अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारियां होती है, कि अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारियां होती है और इन मानसिक बीमारियों का इलाज समय रूपी डॉक्टर के द्वारा जरूर होता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि एडीबी ने किस राज्य को दिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया है। तो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, किस राज्य को जो है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। ए है आपका महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी असम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई, किसको दिए हैं ये, महाराष्ट्र को। आइए चलते हैं और जानते हैं। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अतिरिक्त वित्त पोषण का उपयोग राज्य के 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए 230 पुलों के सुधार के लिए किया जाएगा। अब अगस्त 2019 में पूरे महाराष्ट्र ग्रामीण सड़कों की 2100 किलोमीटर की स्थिति और सुरक्षा में सुधार और रखरखाव के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र की राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध नायक कमोडोर कासरगोड पट्टन सेठी गोपाल राव का निधन हो गया है। उनका संबंध किस युद्ध से था, 1971, 1961, इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा 1971। ओके, आइए चलते हैं और जान लेते हैं। 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कमोडोर कासरगोड पट्टन सेठी गोपाल राव का निधन हो गया है। राव वीर सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अब बांग्लादेश है। राव ने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे से कार्य समूह का नेतृत्व किया और ऑपरेशन कैक्टस लिली के हिस्से के रूप में कराची के तट पर एक आक्रामक अभियान चलाया। हवाई सतह और पनडुब्बी हमले के खतरे के बावजूद उन्होंने 4 दिसंबर 1971 की रात को दुश्मनों के पानी में समूह का जो है नेतृत्व किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी किसकी पुस्तक है। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसकी है, विराट कोहली, सुधा मूर्ति, सुरेश रैना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई सुधा मूर्ति की। आइए और जान लेते हैं। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंटिंग पाफिन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें प्रियंका पचपांडे के चित्र है। सुधा मूर्ति अंग्रेजी और कन्नड़ में एक विलुप्त लेखिका है। उन्होंने उपन्यास, तकनीकी किताबें, यात्रा वृत्तांत, लघु कथाओं और गैर काल्पनिक टुकड़ों के संग्रह और बच्चों के लिए 4 किताबें लिखी हैं। उनकी पुस्तकों का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सुधा मूर्ति को साहित्य के लिए R.K. नारायण पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री और 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक अनुराधा रॉय, सुधा मूर्ति, कमल रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा भाई, आप तस्वीर में देख सकते हैं, अनुराधा रॉय। ओके, चलते हैं और जान लेते हैं। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक पुरस्कार विजेता उपन्यासकार अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में रॉय ने एल्गो कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क इसे एक प्यार पालतू जानवर के
संपूर्ण जटिल और संभव प्रेम रचनात्मकता के लिए अपने जुनून और छोटी छोटी हिंसा से उलट पुलट हुई दुनिया जो आज के समय की विशेषता है पर ध्यान केंद्रित करती है। यह उपन्यास दो लोगों के बारे में है जो एक खुशहाल दुनिया बनाने के लिए खुद को इस तरह की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रॉय के पहले के कार्यों में एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग और द फोल्ड अर्थ शामिल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है इनगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल। कि कहाँ का जो मुख्यमंत्री है जिसने इनगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई ए गुजरात के मुख्यमंत्री ने। आइए जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल है। गुजराती शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 162 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों सहित कुल 170 स्थानों को ई नगर परियोजना के तहत कवर किया गया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री है भाई विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 7 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। भारतीय एथलेटिक महासंघ ने फैसला किया है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस होगा। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत की दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में इतिहास रचा है जब उन्होंने ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के पदक के सूखे को समाप्त करने के लिए भाला फेंककर 87.58 मीटर की दूरी तय की थी। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामांकित करने के लिए AFIS की बोली खेल के प्रति अधिक युवकों को आकर्षित करने का एक प्रयास है। अब जान लेते हैं परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है आदिल जे सुमरीवाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो कैसी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 कौन लॉन्च करेगा? भारत, चीन, पाकिस्तान इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई भारत। आइए जान लेते हैं। भारत आखिरकार अपने सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करेगा जो दिन में 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमा सहित उपमहाद्वीप की बेहतरी निगरानी की अनुमति देगा। उपग्रह को 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो का GSLV F-10 रॉकेट आखिरकार 2268 किलोग्रामी वजनी JIST-1 कोडनेम EOS-3 को जियो ऑर्बिट में डाल देगा। यह इस साल भारत का प्राथमिक उपग्रह का पहला प्रक्षेपण होगा। एक बार अंतरिक्ष युद्धाभ्यास के बाद भूस्थित कक्ष में पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित होने के बाद उन्नत आकाश में आँख लगातार रुचि के क्षेत्रों की निगरानी कर सकता है। उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के साथ समन्वित हो जाएगा और इसलिए स्थिर दिखाई देगा
और निचली कक्षाओं में रखे गए अन्य सूद्र संवेदना उपग्रहों के विपरीत एक बड़े क्षेत्र के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देगा, जो केवल नियमित अंतराल पर एक स्थान पर आते हैं। EOS-3 प्राकृतिक आपदाओं, प्रासंगिक और अल्पकालीन घटनाओं की त्वरित निगरानी की भी समीक्षा करता है। अब जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNSC डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM कौन बने हैं? तो आप तस्वीर देख सकते हैं कौन बने होंगे। PM मोदी, मनमोहन सिंह, ये दोनों। तो इसका ए राइट है, PM मोदी। ये जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की है। इसके साथ ही PM मोदी की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। याद रखना चाहिए कि भारत ने फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला था। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान शांति व्यवस्था और आतंकवाद विरोध पर 2 और बैठकें आयोजित करेगा। बहस के दौरान PM मोदी ने 5 सिद्धांतों को भी रेखांकित किया है, जिनका समुद्री व्यापार और सुरक्षा के संदर्भ में पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल है मुक्त समुद्री व्यापार, बाधाओं के बिना समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, समुद्री खतरों का मुकाबला करना, जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना और समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? तो कौन सी फोर्स है हमारी? ITBP, CRPF, CISF और D, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन होगा आपका ए, ITBP। आइए चलते हैं। पहली बार भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की रक्षा करने वाली भारत चीन LAC ने युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है। 2 महिला अधिकारी प्राकृतिक और दीक्षा को ITBP बटालियन में कंपनी के तौर पर तैनात किया जाएगा। अब तक ITBP में महिला अधिकारी चिकित्सक शाखा में सेवारत थी। शीर्ष क्षेत्रों में भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देसवाल ने पासिंग आउट परेड और सत्यापन समारोह के बाद अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट, एंट्री लेवल ऑफिसर रैंक प्रकृति और दीक्षा के कंधों पर डाल दिया, जहां उन्होंने देश की सेवा करने की शपथ ली। ITBP ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से 2016 में अपने कैडर में महिला लड़ाकू अधिकारियों की भर्ती शुरू की। ITBP की स्थापना हुई भाई 24 अक्टूबर 1962 में और ITBP का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत। और ITBP के DG है SS देसवाल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग लेगी भारतीय सेना के 101 सदस्य की टुकड़ी? तो किस देश में होंगे भाई वो? रूस में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए, रूस में। ये जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का 7वां संस्करण 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक रूस में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 2021 खेलों में 11 देशों में आयोजित की जाएगी। 42 देशों में 280 से अधिक टीमें अपने युद्ध कौशल, व्यावसायिकता और जीतने के दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए खेल में प्रतिस्पर्धा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों को युद्ध ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल आयोजन है जिसका उद्देश्य देश के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने और भाग लेने वाले देशों के बीच विश्वास करता है। भारत से भारतीय सेना के 101 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में भाग लेंगे, जो 2015 से रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।
भारतीय दल आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नाइपर फ्रंटियर और सैफ रूट गेम्स में भाग लेंगे। 2019 में भारत ने जैसलमेर में पहली बार खेलों की सह मेजबानी भी की थी और आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCW की किस अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया है? ऑप्शन है आपके रेखा शर्मा, अंजू कुमारी, रूपरानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट होगा भाई रेखा शर्मा को। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। भारत सरकार ने रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल का जो है विस्तार दिया है। यह 7 अगस्त 2021 से या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी जल्दी से जल्द हो 3 साल के कार्यकाल के लिए काम करेगी। 57 वर्षीय शर्मा ने पहली बार 7 अगस्त 2018 को NCW के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। रेखा शर्मा अगस्त 2015 से एक सदस्य के रूप में आयोग से जुड़ी हुई है और इसके नियमित प्रमुख बनने से पहले 29 सितंबर 2017 से अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला। वह पुलिस कर्मियों के लिए संवेदीकरण की मुख्य समर्थक रही है क्योंकि वह पीड़िताओं के लिए एक संपर्क का पहला बिंदु है। अब जान लेते हैं भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अब जो ऑप्शन है आपके 5 अगस्त, 10 अगस्त, 7 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका 10 अगस्त को। आइए जान लेते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन का विकास स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं के साथ साथ किया जा रहा है। विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया। अब जैव ईंधन क्या है? जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जिसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगा। इस नवीकरणीय बायोमास संसाधन के माध्यम से बनाया जाता है और इस प्रकार सतत विकास के लिए एक मजबूत स्थिति बनाता है। इस तरह के जैव ईंधन प्रक्रिया में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना 21वीं शताब्दी की दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 8 अगस्त। तो ऑप्शन होगा आपका 10 अगस्त को। अब जान लेते हैं। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस जानवरों के राजा और उनके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उनके साहस, बुद्धि, शक्ति और भव्यता के कारण शेर अक्सर राष्ट्रीय ध्वज और शाही प्रतीकों तथा संस्कृतियों में आदेश, शक्ति या अधिकतर दर्शाने वाले प्रतीकों पर प्रदर्शित होते हैं। विश्व शेर दिवस 2013 में शुरू किया गया था। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसमें हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय है भाई ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और इसकी CEO है ब्रूनो ओबरेल और संस्थापक है जूलियन एक्सेले और स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 के अंदर। तो ये तो थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।